हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो टेम्पररी और परमानेंट ऐसी दो मेथड्स, जिसमें पहले हमने बैरियर मेथड देखी। बैरियर मेथड हम देख रहे थे जिसमें हम मेल कॉन्डम हमने देखा, फीमेल कॉन्डम देखा और डायफ्राम। तो आज हम वजाइनल स्पंज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द वजाइनल स्पंज क्या होता है? इट इज़ sponge, hormone free birth control alternatives for couples that provides 24-hour protection. Actually hundreds of years back भी इसे यूज़ किया जाता था. दैट इज sponge soaked in vinegar or olive oil was used from thousands hundreds of years as a contraceptive device or method. सो आजकल जो स्पंज यूज़ किया जाता है, टुडे स्पंज, टुडे ये ब्रांड नेम है उसका, तो वो हार्मोन फ्री होता है और 24 आवर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो ये होता क्या है एक्चुअली? इट इज़ अ पॉलीयूरेथेन फोम स्पंज. उसके डायमेंशंस दिए हुए 5 by 2.5 सेंटीमीटर्स, saturated with spermicide nonozanol. That is the spermicidal ingredient नोनोजाइनॉल. ये आपको याद रखना होगा, नोनोजाइनॉल 9 ये उसमें होता है फोम में. इसका फेल्योर रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, 20 to 40 पर 100 वुमेन ईयर. ये इसका फेल्योर रेट है. फेल्योर रेट इन नलीपैरस में भी ये शायद थोड़ा कम होगा. नलीपैरस वुमेन में 9 to 20% इसका फेल्योर रेट है, जो कि पैरस वुमेन से थोड़ा कम है. मेन कंटेंट इसका याद रखना है, नोनोजाइनॉल. ये एक स्पर्मिसाइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि एज बैरियर का भी काम करता है. तो टुडे स्पंज यूजेस नोनोजाइनॉल बर्थ कंट्रोल. ये एक इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव ओवर द काउंटर वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव. वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ होता है, लेकिन इसे सिर्फ स्पर्मिसाइडल की कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है. रादर दैन ओनली यूजिंग spermicidal contraceptive, it offers you the protection of barrier as well as of spermicide. Nonozanol, that is the content of this, is used for 40 years as a spermicide, and prevents pregnancy by killing sperms on contact. ये जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इट किल्स द स्पर्म डायरेक्टली विथ कॉन्टैक्ट. नोनोक्साइनॉल इज FDA approved spermicidal, which is the main ingredient of today's sponge. Other brand names also: VCF, Conceptrol, Incare, Gynol. फेल्योर रेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, आप देख सकते हैं. एक्स्ट्रा सॉफ्ट क्लीन वाइट कलर सॉफ्ट कॉटन स्पंज होता है ये. डायमीटर, उसके डायमेंशंस भी आप यहाँ देख सकते हैं. 1/2 इंच वाइड, डायमीटर 2 इंचेस. इसकी एक खास बात होती है कि वंस इट इज़ प्लेस्ड इन वुमेन्स वजाइना, इट डू नॉट नॉर्मली फील द स्पंज इन देयर बॉडी ड्यू टू इट्स सॉफ्ट टेक्सचर. It will not feel. Men normally are not able to distinguish between today's sponge and the vaginal walls. That is the benefit of this. Then these are the physical methods. Chemical methods में क्या क्या इंक्लूड होता है? It comprise of 4 categories: foam tablets, foam aerosols, creams, jellies, pastes, suppositories and soluble films. तो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ये सब चीज़ें आती है. The spermicide contain a base into which the spermicide is incorporated. तो इसमें स्पर्मिसाइडल जेल या फिर जो भी है वो होता है,
Commonly used modern spermicides are surface active agent which attach themselves to spermatozoa and inhibit oxygen uptake. तो इनका एक बेसिक फार्मूला ये होता है कि ये सरफेस एक्टिव एजेंट का काम करते हैं, जो भी स्पर्मिसाइडल जेल या ये जो भी केमिकल मेथड्स होते हैं, तो वो तो स्पर्मेटोजोआ की ऑक्सीजन इनटेक को कम कर देते हैं जिससे कि स्पर्म किल हो जाता है. The main drawbacks of these methods are they have high failure rate, और उनको जो है used almost immediately before intercourse and repeated before each sexual act. हर एक्ट के पहले इसे यूज़ करना होता है और बिफोर इंटरकोर्स इट शुड बी यूज्ड इमीडिएटली. और इसे अकेले यूज़ नहीं कर सकते. इट शुड बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. अलोन इट इज़ नॉट दैट मच effective. They must be introduced into those regions of vagina where sperms are likely to be deposited. They may cause mild burning irritation. तो ये उनका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि बर्निंग या इरिटेशन जनरली हो सकती है स्पर्मिसाइडल केमिकल स्पर्मिसाइडल से. Then it comes intrauterine devices, IUCD. Nowadays it is just called as IUD, intrauterine devices. Intrauterine devices, you can see here, it is a T-shaped. These are generally T-shaped devices. Copper T multi-load. We'll see in details. Lipis loop, copper T, progestasert, levonorgestrel. ये आप देख सकते हैं. ये जो है these are first generation contraceptive devices. Then the copper impregnated devices are second generation, and these hormone impregnated devices, these are third generation devices. So हम इसका डिटेल देखने वाले हैं, लेकिन इमेजेस आपको यहाँ पहले दिखा दी. There are three generations we have already seen in the classification. First generation IUDs, these are outdated, but इस तरह का इनका एस शेप होता है. अब इनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट टाइम जब ये इन्वेंट हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे वर्ल्ड में, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? दीज आर जनरली इंट्रोड्यूस्ड टू द मॉडर्न वर्ल्ड बाय अरब्स. जो अरब लोग होते हैं उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट जो है वर्ल्ड को दिया है. तो अरब लोग क्या करते थे, जो फीमेल कैमल होते हैं उनको इनफर्टाइल करने के लिए एक स्टोन उनके वजाइनल वॉल में फिट करते थे. राउंड स्टोन, स्मूथ स्टोन वहाँ पर फिट कर देते थे, डाल देते थे वजाइना में, जिससे क्या है, इट एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी. और फॉरेन बॉडी एक्ट करने की वजह से जो बॉडी है उसको उसके लिए रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है जी. और जो वो रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शंस की वजह से जो है वो स्पर्म्स किल हो जाते हैं. डिटेल हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखने ही वाले हैं, लेकिन यही जो कॉन्सेप्ट था जो अरब्स ने वर्ल्ड को दिया है, उस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे ये इंट्रोड्यूस हुए थे. तो ये जो लिपीज लूप्स होते थे ये बहुत ही लार्ज होते थे, बड़े होते थे, इस शेप के होते थे. जो इसको यूट्रस में फिल किया ये किया जाता था, प्लेस किया जाता था. वजाइना में नहीं, सॉरी, यूटरस में. डायरेक्टली इसको यूटरस में प्लेस किया जाता था. तो ये लार्ज साइज़ के होते थे. उसके बाद इनकी साइज़ धीरे धीरे छोटी होती गई. तो दीज आर कॉल्ड एज लिपीज लूप्स. दीज आर फ्लेक्सिबल नॉन टॉक्सिक पॉलीइथिलीन प्लास्टिक फ्रेम. तो इनका जो फ्रेमवर्क होता है वो कैसा होता है कि ये तो ऑलरेडी इस शेप के होते हैं, तो फ्लेक्सिबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक. पहली बात तो ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए. पॉलीइथिलीन मटेरियल की प्लास्टिक फ्रेम इनकी होती है, और इसमें बेरियम सल्फेट इनकॉर्पोरेटेड होता था, और ये मस्ट है. बेरियम सल्फेट इनकॉर्पोरेशन का जो रीज़न है वो ये है कि यूटेरस में प्लेस करने के बाद आईयूडी को वो सही जगह पर प्लेस हुई है या नहीं, या मिसप्लेस हो गई है, इसे चेक करने के लिए एक्सरे किया जाता है. तो एक्सरे में इसे डिटेक्ट करने के लिए उसमें बेरियम सल्फेट से इम्प्रेगनेट करना ज़रूरी है. उसी के साथ इसमें
नायलॉन स्ट्रिंग का होना ज़रूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ दी नायलॉन स्ट्रिंग। नायलॉन स्ट्रिंग का भी पर्पज़ वही है कि जो आईयूडी है, इंटरडेरेंट डिवाइस है, वो अपने प्रॉपर स्पेस प्लेस पर है या डिस्प्लेस हो गया है, इसको चेक करते रहने के लिए, जो फीमेल को ये चेक करते रहना होता है, तो वो नायलॉन स्ट्रिंग ज़रूरी होती है। देन कम्स सेकेंड जनरेशन आईयूडीज़। सेकेंड जनरेशन आईयूडीज़ जो है वो कॉपर इम्प्रेग्नेटेड होती है। अर्लियर दे आर कॉपर 7 एंड कॉपर T200, दे आर मोस्ट पॉपुलर। इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो टी फ्रेम है उस पर कॉपर इम्प्रेग्नेट किया हुआ है, और ये जो नंबर है, ये नंबर डिजिग्नेट करता है कि कितने स्क्वायर मिलीमीटर कॉपर इस पे इनकॉर्पोरेट इम्प्रेग्नेट किया गया है। दैट नंबर इज स्टैंड्स फॉर द एरिया ऑफ इन स्क्वायर मिलीमीटर। इतने इसमें वो इसमें कॉपर इम्प्रेग्नेट होता है। नीवल डिवाइसेस आर कॉपर T22C एंड कॉपर T380A और AG। तो ये जो नए डिवाइसेस है इसमें कॉपर के साथ साथ सिल्वर भी इम्प्रेग्नेट होता है एज एडिशनल भी एडवांटेज फॉर स्पर्मिसाइड एंड कॉन्ट्रासेप्टिव। और 380 है, ये एक पॉपुलर, ये जो दो डिवाइसेस है ये सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड है। उसके बाद मल्टी लोड डिवाइसेस एम एल कॉपर 250 एंड एम एल कॉपर 375, these are multi load devices. These are copper added devices in which copper wire is wrapped on the device. Copper wire उसमें wrapped होती है. Number included in the name refers to the square area, square mm of the copper on the device. यहाँ आप उस इमेज को ठीक से देख सकते हैं। ये प्रोजेस्टा सर्ट है, मतलब थर्ड जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन कॉपर टी। इसको इस तरह से यूटेरस में प्लेस किया जाता है, टी शेप का ये होता है, इस एरिया में फिट होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग है उसकी, नायलॉन की स्ट्रिंग जो होती है वो यहाँ से बाहर होती है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो एग्ज़ाम्स में वाइवाज में पूछी जाती है कि मैकेनिज्म ऑफ आईयूडी की, ये कैसे काम करता है। पहली बात तो हमने जो देखी कि ये एक इट एक्ट्स एज अ फॉरेन बॉडी, जो कॉपर है या फिर जो डिवाइस है वो फॉरेन बॉडी का काम करता है। दूसरा, फॉरेन बॉडी होने की वजह से इट मेक्स सेलुलर एंड बायोलॉजिकल चेंजेस इन लोकली, मतलब लोकली यूटेरस में ये सेलुलर और बायोलॉजिकल चेंजेस करता है। तो ये चेंजेस क्या होते हैं? इट एनहांसेस सेलुलर रिस्पॉन्स इन एंडोमेट्रियम। सेलुलर रिस्पॉन्स वहाँ पर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं। सेलुलर रिस्पॉन्स बढ़ना मतलब क्या है? इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। अब इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, अगर इन्फ्लेमेशन आपको पता होगा तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, पहले तो वॉस्कुलर परमिएबिलिटी जो है बढ़ती है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी परमिएबिलिटी जो है बढ़ जाती है, और क्या होता है, ईडिमा होता है। वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ने से वस्कुलर फ्लूइड बाहर जाएगा, जिससे कि पहले तो ईडिमा होगा। और दूसरा चेंज जो होता है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, जो हमारी बॉडी की वाइट ब्लड सेल्स है, ल्यूकोसाइट्स है, जो कि हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो वस्कुलर वॉल से बाहर जाता है। वो बाहर जाने के बाद वो क्या करेगा, जो स्पर्म है उसको ये एंटीबॉडीज़ जो है उसको किल करेगी, मतलब उसको इम्पेयर करती है। जो हमारी डिफेंस मैकेनिज़्म है या फिर जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, इंटरल्यूकिन्स एंड ऑल दिस फैक्टर्स, वो वहाँ पर जाकर स्पर्म की वायबिलिटी को कम कर देते हैं, उसको इम्पेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इट अल्टर्स द बायोकेमिकल composition ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। कॉपर आयंस है स्ट्रॉन्ग एंटी फर्टिलिटी एक्टिविटी। तो ये दूसरा है। पहला जो हमने देखा, ये जो सेलुलर बायोकेमिकल चेंजेस करता है, जिसकी वजह से क्या है, बायोकेमिकल कंपोजिशन जो है सर्वाइकल म्यूकस का वो भी चेंज हो जाता है। पहला, हमारी जो डिफेंस सिस्टम है
ल्यूकोसाइट्स और अदर लिम्फोसाइट्स, वो उसकी वायबिलिटी को इम्पेयर करती है स्पर्म की। ये पहला हो गया। दूसरी चीज़, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसका बायोकेमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी स्पर्मिसाइडल काम करता है। और तीसरा जो है, कॉपर इटसेल्फ हैज़ स्ट्रॉन्ग एंटी फर्टिलिटी एक्शन। इस तरह से 3 एक्शंस इसकी मेन जो है ये होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इट अफेक्ट्स स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म कैपेसिटेशन एंड स्पर्म सर्वाइवल। ये 3 चीज़ें बेसिकली आपको याद रखनी है कि स्पर्म की मोटिलिटी कम होगी, उसकी कैपेसिटेशन मतलब उसकी जो कैपेसिटी है फर्टिलाइजेशन की वो उसमें कम हो जाएगी, और उसका सर्वाइवल ही कम हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। और एक चीज़ होती है कि वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशंस होते हैं। जब इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं तब प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होते हैं लोकली, जो क्या करते हैं, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ने की वजह से क्या है, तो स्पर्म जो है यूट्रस में रुक नहीं पाता, और बाई चांस अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है, ये यूट्रस है, फर्टिलाइजेशन की प्लेस है जनरली यहाँ पे, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है वहाँ पे ओवम इधर से आता है, स्पर्म अपना ट्रैवल करते हुए यहाँ जाता है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इन केस ये सारे बैरियर्स को क्रॉस करते हुए स्पर्म अगर यहाँ तक पहुँच भी जाता है, तो भी इसकी जो दूसरी एक्शन है कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करने की वजह से यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस दोनों की कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे जाइगोट फॉर्म भी होता है, फर्टिलाइजेशन होता भी है, तो वो जो जाइगोट है यहाँ पर यूट्रस का बेड प्रिपेयर होने से पहले ही यहाँ पर एंटर हो जाता है। अब ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी होगी। जनरली क्या होता है, पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ दिनों तक जाइगोट जो है, फर्टाइल ओवम जो है वो यहीं पे रहता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स बढ़ने की वजह से इस एरिया में बेड प्रिपेयर होता है। बेड प्रिपेयर होने के बाद क्या होता है, ये जो फर्टाइल ओवम है यहाँ पर एडियर होकर यहाँ पर वो अपनी प्लेस बनाकर उसके बाद वो फर्टिलिटी को कंटिन्यू करता है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करता है। तो ये बेड प्रिपेयर होने से पहले ही इसको यहाँ पर अगर ले आते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस फिर से नील हो जाते हैं। सो दीज आर द एक्शंस, यू शुड रिमेंबर ऑल दीज एक्शंस। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होते हैं, दीज आर कॉमनेस्ट जो है उसमें दो है, प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट क्या होता है, इट इज़ टी शेप डिवाइस फिल्ड विथ 38 mg ऑफ नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन। इसमें आपको याद रखना है कि प्रोजेस्टासर्ट ब्रांड नेम से जो आता है उसमें नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन होता है, और जो उसका रेट ऑफ सिक्रीशन जो है, रिलीज जो है 38 mg ऑफ नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन, जो उसमें टोटल 38 mg होता है, और वो स्लोली हार्मोन को रिलीज़ करता है इन द क्वांटिटी ऑफ 65 माइक्रोग्राम्स पर डे। इस क्वांटिटी में वो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो 1 साल तक वहाँ पर इफ़ेक्टिव होता है। सेकेंड वन जो है मिरेना, मायरेना और LNG-20। इसमें जो है LNG दैट इज़ लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, इट स्टैंड्स फॉर टी शेप डिवाइस फिल्ड विथ लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, रिलीजेस 20 mcg LNG पर डे। ये 20 माइक्रोग्राम्स को सिक्रीट करता है, जो इससे कम है, जिसकी वजह से इसका ड्यूरेशन जो है, लाइफ स्पैन जो है वो 3 से 5 साल है। बट इट इज़ अ पोटेंट सिंथेटिक स्टीरॉयड, मतलब यहाँ हमने जो देखा ये नेचुरल था, तो LNG जो है इट इज़ अ सिंथेटिक, जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी भी कम रिलीज होने पर भी ये इफेक्टिव होता है। एंड इट हैज़ अ लो प्रेगनेंसी रेट, 0.2% सिर्फ इसका प्रेगनेंसी रेट है। एंड ऑल्सो इट हैज़ अ लेस नंबर ऑफ एक्टोपिक जेस्टेशंस। एक्टोपिक जेस्टेशंस की भी इसमें की क्वांटिटी जो है, चांसेस जो है इसके कम होते हैं। तो यहाँ पर पीरियड आपको याद रखना है, इसका 1 साल है, इसका 3 से 5 साल है।
These are third generation hormone impregnated devices. Here you can see progestasert. नाउ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है कि हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस इंक्रीजेस विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। ये हमेशा याद रखना है कि जहाँ जहाँ पे भी हार्मोनल डिवाइसेस होते हैं उनमें पहला तो ये है कि जहाँ प्रोजेस्टेरॉन होता है तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। अगर विस्कोसिटी बढ़ जाती है, अगर म्यूकस थिक हो जाता है तो स्पर्म की एंट्री जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो इट हैम्पर्स द एंट्री ऑफ स्पर्म ड्यू टू विस्कोसिटी। They maintain high progesterone in the endometrium and relatively low estrogen, thus making the endometrium unfavorable for implantation। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल जिस रेशो में होने चाहिए उस रेशो को ये हैम्पर करता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन की लेवल्स लो हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स हाई हो जाती है लोकली, जिसकी वजह से क्या होता है एंडोमेट्रियम बिकम्स अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन, वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो नहीं पाता। तो इस इस मोड ऑफ एक्शन से हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स काम करते हैं। मिरेना, यू कैन सी हियर in this table there is comparison of effectiveness of these contraceptives। लिपीज लूप जो होते हैं जो अभी एब्सोल्यूट हो चुके हैं, आउटडेट है, उनका प्रेगनेंसी रेट 3% था, वो भी इफेक्टिव ही थे। एक्सपल्शन रेट 12 to 20%। एक्सपल्शन रेट का मतलब क्या होता है कि फीमेल उसको बेयर नहीं कर पाती जिसकी वजह से उसको एक्सपेल करना पड़ता है। सो दैट रेट इज़ 12 to 20%। रिमूवल रेट इज़ 12 to 15%। एक्सपल्शन इज़ अ रिमूवल ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। एंड रिमूवल रेट मतलब वही कि अगर फीमेल उसको बेयर नहीं कर पा रही है तो उसको मैन्युअली रिमूव करना। सो दैट रेट्स आर हाई ड्यू टू इट्स बिगर साइज, बिग साइज की वजह से ये था। देन जो कॉपर 7 एंड टी कॉपर 200, ये जो प्रीवियसली यूज्ड सेकेंड जनरेशन डिवाइसेस थे, उनका भी प्रेगनेंसी रेट कम ही था, 2 to 3%। एक्सपल्शन रेट 6 to 8%, 6 and 8%, एंड रिमूवल 11 to 14%। उसके बाद जो कॉपर 380 आया उसका प्रेगनेंसी रेट कम है, 0.5 to 0.8%। सबसे कम जो प्रेगनेंसी रेट है दैट इज़ ऑफ एलएनजी मिरेना, जो अभी हमने देखा उसका 0.2% है। प्रोजेस्टेरॉन आईयूडी प्रोजेस्टासर्ट जो है उसका भी 1.3% है। तो फर्स्ट नंबर पर इफेक्टिवनेस के कंपेयर में लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, सेकेंड जो सिल्वर इम्प्रेग्नेंटेड कॉपर टी है वो आती है। एक्सपल्शन रेट के बारे में सबसे कम एक्सपल्शन रेट प्रोजेस्टासर्ट का है, 2.7% है कि एक्सपल्शन उसका कम होता है। और रिमूवल रेट भी उसका ही सबसे कम है, 9.3% रिमूवल रेट है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इफ़ेक्टिवनेस भी अच्छा है, प्रोजेस्टेरॉन उसमें नेचुरल हार्मोन होता है और उसका तीनों क्राइटेरियाज में सबसे अच्छा यहाँ पर हम देख सकते हैं। लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल उसके कंपैरिजन में एक्सपल्शन रेट ज़्यादा है और रिमूवल रेट बहुत ज़्यादा है। सो हियर यू कैन कंपेयर। Copper devices are more effective than Lippes loop in preventing pregnancies with fewer expulsions। Effectiveness of copper devices is directly related to the amount of copper surface। जितना copper surface ज़्यादा होगा उतना उसका in anti fertility action ज़्यादा होगा। Now we'll see the advantages of IUD। So advantages IUD के क्या क्या है? द IUD हैज़ मेनी एडवांटेजेस। उसमें जो हमने क्राइटेरियाज देखे थे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, उसमें हमें देखना चाहिए कि किस किस इसमें ये फिट होता है। सिंप्लिसिटी, उसमें हमने एक क्राइटेरिया देखा था, नो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स आर इन्वॉल्व इन इंसर्शन, नो हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड।
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, लेकिन एक माइनर प्रोसीजर होती है जो कि एक बार इंसर्ट करने के बाद लंबे समय तक इसको देखना नहीं पड़ता। तो ये इसका एक एडवांटेज है, सिंपल है, डॉक्टर या नर्स इसको प्लेस कर सकती है। इंसर्शन टेक्स ओनली फ्यू मिनट्स का काम होता है। वंस इंसर्टेड आईयूडी स्टेज इन प्लेस एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड, दैट इज बेटर एडवांटेज। इनएक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट सप्लाई में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर। फ्री ऑफ सिस्टमिक मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स एसोसिएटेड विथ हार्मोनल पिल। तो हार्मोनल पिल से एसोसिएटेड जो मेटाबॉलिक या सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट है वो इससे नहीं होते, ये एक उसका एडवांटेज है ओवर दी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हाईएस्ट कंटिन्यूएशन रेट कंपैरिजन में इसका हाई है, क्योंकि कॉपर टी को एक बार इंसर्ट करने के बाद बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो नीड फॉर दी कंटिन्यूअल, इसको कंटिन्यूअस मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे पिल्स है उसको रोज़ लेना है, याद करके लेना है। बैरियर मेथड्स में जो कॉन्डम्स वगैरह है उनको रोज़ यूज़ करना है, ये उनका कंटिन्यू ये होता है। सो इट डू नॉट इंटरफियर्स विथ कोइटस सेंसेशन से भी इसका कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता। तो ये इसके एडवांटेजेस है। सो नेक्स्ट इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस और काफ़ी सारा मैटर इसका है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो एडवांटेजेस तक हमने आज देखा है। आईयूडी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो यू शुड नो ऑल दिस डिटेल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।